हेलो स्टूडेंट, हम देखेंगे अस्थि जिसको बोन कहा जाता है। अस्थि जो है वह एक संयोजी ऊतक का ही भाग होता है। तो संयोजी ऊतक के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो उसमें अस्थि और उपास्थि देखे थे जो एक कंकाली संयोजी ऊतक के अंतर्गत आता है। तो अस्थि जो है वो किस प्रकार के संयोजी ऊतक है? ये जो है वो कठोर मजबूत प्रकार के संयोजी ऊतक होते हैं। ठीक है, तो अस्थि क्या है? एक कठोर मजबूत संयोजी ऊतक होता है। क्लियर है? तो चलिए आगे देखते हैं हम कि यह जो अस्थि है वो तो एक कठोर मजबूत संयोजी ऊतक है। तो ये जो अस्थि रहता है वो क्या करता है? हमारा जो शरीर है उसको एक आधार प्रदान करता है। अस्थि और उपास्थि दोनों एक ऐसी चीज हैं जो हमारे शरीर में पूरे कंकाल का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर जो अस्थि होती है वो उपास्थियों से मजबूत होती है ना। और इसमें बहुत सारे जॉइंट भी पाए जाते हैं। ये दोनों का अंतर होता है। इसमें उपास्थि और अस्थि में अंतर पूछा जाता है तो यही सब आपको बताना रहता है। तो ये कठोर होते हैं, जबकि जो उपास्थि होते हैं वो कैसे होते हैं? लचीले और मुलायम होते हैं। अस्थि में जॉइंट भी पाया जाता है। तो यहाँ पर ये जो अस्थि होती है वो कौन से प्रोटीन की बनी होती है? यह जो बनी होती है वो ओसिन प्रोटीन की बनी होती है। अस्थियों में जो प्रोटीन पाया जाता है तो इसमें तो कोलेजन तंतु पाए जाते हैं। कौन सा तंतु होता है? कोलेजन। वो जो फाइबर होते हैं वो कोलेजन प्रोटीन से बने होते हैं, उसके फाइबर। और ये जो कोलेजन तंतु होते हैं, ये प्रोटीन है, इसके अंतर्गत आता है ओसिन। तो जो हमारी बोन होती है वो ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। किससे बना होता है हमारा बोन? ओसिन नामक प्रोटीन से बना होता है। हमारे जो बोन या हड्डियां होती हैं इसको और क्या बोलते हैं? इसको हड्डी कहा जाता है। तो हमारे जो हड्डियां होती हैं उसमें कोलेजन फाइबर पाया जाता है। इसी कारण से हड्डियां जो है वो सफ़ेद कलर की होती हैं, क्योंकि कोलेजन तंतु कैसा होता है? सफ़ेद रंग का होता है। और जो हमारी बोन है वो ओसिन प्रोटीन से बनी होती है। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि इसमें प्रोटीन के अलावा और क्या क्या चीज़ पाए जाते हैं। जो हमारी हड्डियां होती हैं वो प्रोटीन के अलावा और क्या क्या चीज़ की बनी होती है? तो कैल्शियम की बनी होती है, मैग्नीशियम फास्फेट की बनी होती है। किसकी बनी होती है वो? मैग्नीशियम फास्फेट की बनी होती है ना। हमारा जो बोन है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम फास्फेट की बनी होती है। बच्चों में जो कैल्शियम की कमी होने पर, है ना, हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमज़ोर हो जाती हैं। केवल बच्चों में ही नहीं, यदि बड़ों में भी यदि कैल्शियम की कमी होती है तो क्या हो जाती है? हमारी जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं। और यदि जब कैल्शियम अधिक हो जाता है तो हड्डियां क्या होने लगती है? टूटने लगती हैं, क्योंकि कैल्शियम की मात्रा अधिक होने पर हड्डी क्या हो जाते हैं? बहुत ही ज़्यादा कठोर टाइप के हो जाते हैं, जिस कारण से वो क्या होने लगती है? उसमें क्रैक आने लगता है और वो टूटने लगती है। तो इस तरीके से ये बोन का क्या है? एक सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि ये कठोर मजबूत संयोजी ऊतक होती है। इसमें ओसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है और ये कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट की बनी होती है। आगे देखते हैं। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं कि जो अस्थियां होती हैं उसमें क्या क्या संरचनाएं पाए जाते हैं। तो जो अस्थियां होती हैं उसमें क्या पाई जाती हैं? उसके अंदर जो हमारा बोन है वो इस तरीके से जैसे कि है, तो अंदर क्या होता है? वो खोखला होता है। ये भाग क्या होता है? बोन का खोखला होता है, जिसमें मैट्रिक्स भरे होते हैं और बहुत सारे ऐसे संरचनाएं होती हैं जिससे एक बोन का निर्माण होता है। तो हम देखते हैं कि बोन की संरचना में उसका पहला भाग हम देखेंगे परिअस्थि। परिअस्थि जो है वो क्या है? बोन का सबसे ऊपरी लेयर होता है। क्या होता है ये परिअस्थि? बोन का सबसे बाहरी या ऊपरी लेयर होता है या स्तर होता है। ये क्या करता है? जो हमारे तंतु होते हैं हमारे शरीर में, एक होता है लिगामेंट और दूसरा होता है टेंडन। तो यहाँ पर जो लिगामेंट और टेंडन होते हैं वो इसी स्तर पर उपस्थित होते हैं। क्लियर है? बोन का सबसे ऊपरी स्तर परिअस्थि कहलाता है या इसको पेरिओस्टियम भी कहा जाता है। तो बोन का सबसे ऊपरी स्तर है, इसी स्तर पर क्या होते हैं? लिगामेंट
व टेंडन प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से इन दोनों की ही वजह से हड्डियां जो है वो दूसरी हड्डियों से जॉइंट होते हैं और मांसपेशियों से भी ये जुड़े होते हैं। तो इस तरीके से ये जो चीज़ें होती हैं लिगामेंट और टेंडम वो सबसे ऊपरी स्तर पर प्रेजेंट होता है। ठीक है, और आपको ये क्लियर होगा कि जो लिगामेंट होता है वो क्या करता है, ये जो है वो बोन को बोन से जोड़ने का काम करता है। लिगामेंट क्या करता है, बोन को बोन से जोड़ता है, मतलब जो दो हड्डियों के बीच का जो जॉइंट होता है वो लिगामेंट कहलाता है। टेंडम क्या करता है, मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ने का काम करता है। तो ये दोनों चीज़ें ये ऊपरी लेयर में उपस्थित होती हैं। और अगला देखते हैं इसके स्ट्रक्चर में कि इस बोन के अंदर में क्या पाया जाता है, अधात्री पाई जाती है ना। तरल द्रव्य भरे होते हैं बोन में, जिसको मैट्रिक्स कहा जाता है। तो इस बोन में जो तरल द्रव्य भरे होते हैं उसमें क्या क्या उपस्थित होता है, तो मैट्रिक्स का मतलब होता है तरल पदार्थ, जिसमें अब जो बोन है वो कैल्शियम मैग्नीशियम फास्फेट की बनी होती है, तो जो उसके लवण होते हैं वो इसी पदार्थ में उपस्थित होते हैं। ठीक है, तो वो किस प्रकार के होते हैं, अकार्बनिक होते हैं। अकार्बनिक लवण जैसे कि कैल्शियम है ना, मैग्नीशियम, ये सभी चीज़ें क्या होती हैं वहाँ पर उपस्थित होती हैं। इसके अलावा वहाँ पर कैल्शियम मैग्नीशियम हो गया, फास्फेट हो गया, इसके अलावा यहाँ पर सोडियम क्लोराइड भी उपस्थित होते हैं। ठीक है, सोडियम क्लोराइड क्या है, एक नमक ही है, तो वहाँ पर लवण की मात्रा होती है। तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, जो बोन का मैट्रिक्स होता है वहाँ पर उपस्थित होता है। इसमें आगे देखते हैं कि जो बोन होती है वो एक कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है ना, जिसको कहा जाता है अस्थि कोशिका। तो बोन किन कोशिकाओं से बनी होती है, वह बनी होती है ओस्टियोसाइट से। बोन की जो कोशिका होती है, हड्डियां जिन कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है उस कोशिका को कहा जाता है ओस्टियोसाइट कहते हैं। इसी कोशिकाओं से मिलकर किसका निर्माण होता है, बोन का निर्माण होता है। और ये जो कोशिकाएं होती हैं, यही कोशिका ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करती है। किसका सिक्रेशन करती है, ये ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करते हैं। ओसिन प्रोटीन का स्रावण करते हैं। ठीक है, उस ओस्टियोसाइट जो है इन्हीं कोशिकाओं से मिलकर बोन का निर्माण होता है, इसलिए अस्थि कोशिका के नाम से इसको जाना जाता है। ये जो कोशिकाएं हैं वो ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करती हैं, जो क्या होता है, ये धीरे धीरे ये प्रोटीन का सिक्रेशन होता है और यही सब चीज़ें जो है वो आपस में मिलकर मैट्रिक्स का निर्माण कर लेती हैं, एक तरल द्रव्य बना लेती हैं। इसके अलावा हमारे बोन में एक और चीज़ होता है जिसको कहा जाता है बोन मैरो। क्या बोलते हैं इसको, बोन मैरो कहा जाता है। इसको हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। ये अस्थि मज्जा जो है वो कार्टिलेज में नहीं पाया जाता, ये एब्सेंट होता है। बोन में बोन मैरो पाया जाता है। तो ये बोन मैरो क्या होता है देखते हैं हम। जैसे कि ये क्या है, हमारा बोन है, इस तरीके से क्या है, एक बोन है। ये बोन जो है वो अंदर से क्या होती है, पूरी खोखली होती है। इस खोखली संरचना को कहा जाता है अस्थि गुहा कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, इस संरचना को कहा जाता है अस्थि गुहा या बोन कैविटी कहा जाता है। इसी गुहा में एक तरल द्रव्य भरा होता है। क्या भरा होता है इसमें, एक तरल द्रव्य भरे होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। इसी द्रव्य को कहा जाता है बोन मैरो कहते हैं। तो क्लियर है कि बोन मैरो क्या होता है। बोन मैरो जो है वो बोन के अंदर में क्या होता है, मज्जा गुहा होता है या मैरो कैविटी कहा जाता है जिसको, उस पर एक द्रव्य भरा होता है जिसको कहा जाता है बोन मैरो। इसी बोन मैरो में क्या क्या उपस्थित होते हैं, इस बोन मैरो में रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती हैं। क्या उपस्थित होती हैं,
रक्त वाहिनियाँ उपस्थित होती है। एक्चुअली में जो हमारा ब्लड का निर्माण होता है वो बोन मैरो से ही होता है। हमारे जो ब्लड का निर्माण होता है वो कहाँ से होता है? बोन मैरो से होता है। तो इस बोन मैरो में रक्त वाहिनियाँ होती हैं, ब्लड वेसल्स पाए जाते हैं जिसमें ब्लड क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर नर्व्स भी पाए जाते हैं, तंत्रिकाएँ होती हैं, और इसके अलावा यहाँ पर कुछ फैट सेल भी पाए जाते हैं। तो बोन मैरो जो है उसमें रक्त वाहिनियाँ, ब्लड वेसल्स, नर्व्स और फैट सेल उपस्थित होते हैं। तो यहाँ पर जो बोन मैरो होता है तो उसका जो किनारे का जो भाग रहता है वो लाल कलर के दिखाई देते हैं, है ना। जो यहाँ पर मज्जा गुहा होता है तो उसमें जो बोन मैरो भरे होते हैं, तो ये बोन मैरो का जो किनारे का जो सिरा रहता है वो किस तरीके का दिखाई देता है? बाहरी भाग लाल कलर के दिखाई देते हैं, है ना। और इसका जो भीतरी, जो बीच में सेंटर में जो बोन मैरो होता है, भीतरी भाग, वो कैसा दिखाई देता है? पीले रंग के होते हैं, है ना। तो इस तरीके से वहाँ पर 2 कलर के बोन मैरो पाए जाते हैं। साइड में लाल कलर के बोन मैरो होते हैं और बीच वाला भाग कैसा दिखाई देता है? पीले कलर का होता है। इसीलिए इनका नाम है कि जो लाल कलर के होते हैं उसको लाल अस्थि मज्जा कहा जाता है, और जो पीले रंग के होते हैं उसको पीला अस्थि मज्जा कहा जाता है। इस लाल अस्थि मज्जा में आरबीसी उपस्थित होते हैं, ठीक है, लाल रक्त कणिका, और पीले वाले में क्या उपस्थित होता है? डब्ल्यूबीसी होता है, श्वेत रक्त कणिका, जिसकी वजह से इनका रंग क्या है? इस तरीके से दिखाई देता है। क्लियर? एक बार और देख लेते हैं कि जो बोन मैरो होता है वो बोन के बीच में पाया जाता है। इसका जो ऊपरी होता है, जो मज्जा गुहा का ऊपरी जो बोन मैरो होता है वो लाल कलर के दिखाई देते हैं, इसमें आरबीसी उपस्थित होता है। उसके बाद जो बीच में होता है वो पीले रंग के दिखाई देते हैं, जिसको पीला अस्थि मज्जा कहा जाता है, इसमें डब्ल्यूबीसी उपस्थित होता है। रक्त का जो निर्माण होता है वो बोन मैरो से ही होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर याद रखना है। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी बोन मैरो से ही होता है, तो सफ़ेद वाले भाग से डब्ल्यूबीसी का निर्माण होता है, और आरबीसी या लाल रक्त कणिकाएँ जो बनती हैं वो लाल वाले बोन मैरो से बनता है। इसके अलावा ये जो रक्त वाहिनियाँ हमारे बोन में पाई जाती हैं तो ये प्रवेश कहाँ से करती होंगी, है ना। तो ये बाहर से ही प्रवेश करते हैं और बोन में जाते हैं। तो रक्त वाहिनियों को प्रवेश करने के लिए बोन में क्या पाए जाते हैं? नलिकाएं पाई जाती हैं। कुछ नलिकाएं होती हैं, तो उन नलिकाओं को कहा जाता है हैवर्शियन नलिका। उस नलिका को कहा जाता है हैवर्शियन नलिका। इसी नलिका से होकर बोन के अंदर में रक्त वाहिनियाँ प्रवेश करती हैं। इन नलिकाओं में क्या होती हैं? रक्त वाहिनियाँ या ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जब बोन मैरो आरबीसी का निर्माण करता है तो वो आरबीसी इसी हैवर्स नलिका के द्वारा क्या होती हैं? पूरे शरीर में पहुंचती हैं, या बोन से बाहर आती हैं, उसके बाद वो रक्त वाहिनियों के द्वारा पूरे शरीर में जाते हैं। और ये जो नलिकाएं होती हैं वो संख्या में बहुत सारी होती हैं, है ना। मतलब कि वो इस तरीके से, जैसे कि एक नलिका है, उसके चारों ओर और बहुत सारे क्या पाए जाते हैं? एक नलिकाएं होती हैं, मतलब बहुत सारी एक नलिका बन जाती है। तो इस पूरे सिस्टम को एक साथ क्या बोला जाता है? हैवर्शियन तंत्र कहा जाता है। हैवर्शियन तंत्र कहते हैं। जो हैवर्शियन नलिका होती हैं वो आपस में मिलकर क्या बना लेती हैं? एक जाल के समान संरचना का निर्माण करती हैं, जिसको हैवर्शियन तंत्र कहते हैं। इसी नलिकाओं में से होकर रक्त वाहिनियाँ क्या होती हैं? बोन के अंदर में जाती हैं और वहाँ से ब्लड का निर्माण होता है। तो ब्लड जो है वो इसी नलिकाओं के माध्यम से बाहर आता है। आगे देखते हैं अस्थियों के प्रकार। अस्थियाँ जो है वो 2 प्रकार की होती हैं, एक होता है मेम्ब्रेनस और दूसरा होता है कार्टिलेज। इसको हिंदी में कहते हैं कला जात। मतलब ये जो बोन होती हैं वो मेम्ब्रेन से बना होता है। उसी प्रकार जो कार्टिलेज होती है उसको कहा जाता है उपास्थि जात। ये जो उपास्थि जात होता है
यह बोन उपास्थियों से मिलकर बनी होती हैं। तो इस प्रकार से जो बोन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है मेम्ब्रेनस या कलाजात और दूसरा होता है कार्टिलेज जिसको कहा जाता है उपास्थि जात। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मेम्ब्रेनस बोन होता है वो क्या है, कैसे बनता है। तो जब जैसे कि कोई जीव है वो क्या होता है, जब गर्भ में ही होता है तो भ्रूणी अवस्था में क्या होते हैं कि उसका जो त्वचा के नीचे जो संयोजी ऊतक पाए जाते हैं जिसको वास्तविक संयोजी ऊतक कहा जाता है, वो क्या होते हैं, उसकी जो मेम्ब्रेन होती है ना, त्वचा के नीचे पाया जाने वाला जो संयोजी ऊतक होता है, त्वचा के नीचे उपस्थित संयोजी ऊतक की झिल्लियां में क्या होता है, कुछ चेंजेस होते हैं के द्वारा क्या होता है, इस बोन का निर्माण होता है। कलाजात बोन या हड्डी का निर्माण होता है। इसमें क्या होता है कि जब भ्रूण जो है वो गर्भ में ही होता है, मतलब कोई भी जीव है वो भ्रूणी अवस्था में उसके जो क्या होते हैं, संयोजी ऊतक होते हैं, जो वास्तविक संयोजी ऊतक होता है उसकी झिल्लियों में क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और किस टाइप का परिवर्तन होता है, तो जो इस संयोजी ऊतकों में जो मेसेनकाइमा कोशिकाएं उपस्थित होती हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं, मेसेनकाइमा सेल, ये कोशिकाएं जो हैं वो किसका निर्माण करती हैं, फाइब्रोब्लास्ट का, फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण करती हैं। ठीक है, तो ये जो मेसेनकाइमा है सेल, वो जब फाइब्रोब्लास्ट का निर्माण करती है तो क्या होता है कि इस फाइब्रोब्लास्ट के चारों ओर कैल्शियम का क्या होने लगता है, जमाव होने लगता है, कैल्शियम का जमाव होने लगता है। और जो हमारी बोन होती है वो किसकी बनी होती है, कैल्शियम से ही बनी होती है। तो जब यहाँ पर कैल्शियम का जमाव होता है तब क्या होता है कि ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाएं हैं उससे ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका तथा ओसिन प्रोटीन का निर्माण होने लगता है ना। जब यहाँ पर कैल्शियम का जमाव होता है तो ये जो फाइब्रोब्लास्ट कोशिकाओं से ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका, यानी कि ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका किसको बोलते हैं, जिससे बोन का निर्माण होता है, बोन जिस कोशिकाओं से बनी होती है उसको क्या बोलते हैं, ऑस्टियोसाइट्स कहा जाता है। तो ऑस्टियोब्लास्ट कोशिका तथा ओसिन का क्या होने लगता है, यहाँ पर निर्माण होने लगता है। ऑस्टियोब्लास्ट व ओसिन, इन दोनों चीज़ों का क्या होने लगता है, वहाँ पर निर्माण होने लगता है। अब धीरे धीरे क्या होने लगती हैं कि कठोर होने लगती हैं, है ना। ये जो झिल्लियाँ होती हैं वो जब धीरे धीरे इस कैल्शियम का जमाव होता है, इस प्रोटीन का सिक्रेशन होने लगता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे फिर ये कैल्शियम के जमाव के अंदर में ये तो क्या होने लगते हैं, मजबूत होने लगते हैं और आगे चलकर फिर बोन का निर्माण करते हैं। और ये जो ओसिन होते हैं वो उस बोन के क्या है, मैट्रिक्स के रूप में उपयोग होने लगते हैं, मतलब उसका अधात्री का निर्माण होने लगता है। और फिर धीरे धीरे इससे उपास्थि का निर्माण होता है, मतलब जो झिल्लियाँ होती हैं वो धीरे धीरे उपास्थि बनती हैं और उपास्थि से भी फिर लास्ट में वो क्या हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, कैल्शियम का जमाव अधिक होने की वजह से, और मजबूत हो जाते हैं। तो कठोर और मजबूत होने के बाद फिर वो एक बोन का क्या कर लेते हैं, या अस्थि का निर्माण कर लेते हैं। तो इस तरीके से होता है कलाजात में, मतलब झिल्लियों से किस तरीके से बोन का निर्माण होता है उसको कहा जाता है मेम्ब्रेनस। अब आगे हम देखते हैं कि कार्टिलेज बोन किस प्रकार से बनते हैं। इस कार्टिलेज को क्या बोला जाता है, रिप्लेसिंग बोन भी कहा जाता है, मतलब ये जो उपास्थि होता है वो किस में रिप्लेस हो जाता है, बोन में। तो ये बनता कैसे है इसको देखते हैं। चलिए देखते हैं कि ये जो अस्थियां होती हैं, कार्टिलेज अस्थि, ये कैसे बनते हैं। तो सर्वप्रथम इसमें क्या होता है कि जो उपास्थि होती है ना, उसमें क्या होने लगता है, विभाजन होता है। तो उपास्थियों का जब बहुत अधिक विभाजन होने लगता है
तो ये क्या हो जाते हैं, इनकी संख्याओं में वृद्धि होने लगती है ना। और ये उपास्थि के चारों ओर क्या हो जाते हैं, बढ़ने लगते हैं। जैसे कि हमारी कोशिकाओं में विभाजन होता है तो चारों तरफ विभाजन होने के पश्चात वो एक ऊतक का निर्माण कर लेते हैं। उसी प्रकार से ये जो उपास्थि होती हैं, जो कि एक पतली लचीली होती है, यहाँ पर रक्तवाहिनियाँ भी नहीं होती हैं, उनका क्या होने लगता है, विभाजन होता है। तो विभाजन के फलस्वरूप ये क्या होते हैं, एक जगह एकत्रित होने लगते हैं। एकत्रित होते हैं तो क्या होता है कि इसके अंदर में जो मैट्रिक्स पाया जाता है उसमें कैल्शियम का जमाव होने लगता है। उसके मैट्रिक्स में क्या होने लगता है, कैल्शियम का जमाव होने लगता है। अब कैल्शियम का जमाव हो रहा है तो उसका मैट्रिक्स की मात्रा भी बढ़ती है। तो सभी तरीके से क्या होने लगते हैं, जो पतली होती हैं वो धीरे धीरे मोटी होती जाती है। तो उपास्थि का विभाजन हुआ, फिर उसके मैट्रिक्स में किसका जमाव होने लगता है, कैल्शियम का जमाव होने लगता है। जैसे ही यहाँ पर कैल्शियम का जमाव होने लगता है तो ये जो उपास्थि होती है वो क्या हो जाती है, जो मुलायम रहती है वो कठोर रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कठोर हो जाते हैं तो उसके बाद इनका जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है, पेरिकॉन्ड्रियम क्या है, उपास्थि के चारों ओर जो एक पतली झिल्ली पाई जाती है उसको कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियम। इस पेरिकॉन्ड्रियम की कोशिकाएं ऑस्टोब्लास्ट के समान कार्य करने लगती हैं। और क्या होता है, कठोर होने के बाद जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है, पेरिकॉन्ड्रियम ये क्या है, उपास्थि के चारों ओर एक बाहरी लेयर होता है। ये ओसिन नामक प्रोटीन का सिक्रेशन करने लगते हैं, जो बोन बनाने में मदद करते हैं। तो ओसिन प्रोटीन का क्या करने लगे, ये सिक्रेशन करने लगे। जैसे ही ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन होता है उसके बाद ये जो पेरिकॉन्ड्रियम होते हैं वो अंदर की ओर धंसने लगते हैं, है ना। जो बाहरी लेयर होता है पेरिकॉन्ड्रियम वो अंदर की ओर क्या होने लगते हैं, धंसने लगते हैं। और धंसने के पश्चात फिर क्या होता है, उसमें अंदर में, है ना, इस उपास्थि के अंदर में रक्तवाहिनियाँ प्रवेश करने लगती हैं और बोन मैरो का क्या होने लगता है, रक्तवाहिनियाँ प्रवेश करती हैं। ठीक है, जैसे ही पेरिकॉन्ड्रियम अंदर धंसते हैं, पेरिकॉन्ड्रियम धंसने लगते हैं, तो जब वो धंसते हैं तो क्या होता है, नली का निर्माण होने लगता है जहाँ से रक्तवाहिनियाँ अंदर प्रवेश कर जाती हैं। रक्तवाहिनियाँ जैसे ही प्रवेश करती हैं तो वहाँ पर मज्जा का निर्माण होने लगता है, मज्जा गुहा बनती है और वहाँ पर बोन मैरो का निर्माण होने लगता है। इस तरीके से फिर वहाँ पर क्या होता है कि जो उपास्थि होती है वो धीरे धीरे किस में चेंज हो जाती है, अस्थि में, है ना। कार्टिलेज से किसका निर्माण हो जाता है, बोन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से बनता है कार्टिलेज। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले उपास्थि में विभाजन की क्रिया होती है। विभाजन क्रिया होने के पश्चात जो उपास्थि की मैट्रिक्स होती है उसमें कैल्शियम का जमाव होता है। कैल्शियम का जमाव होगा और अन्य लवण का भी वहाँ पर जमाव होने लगता है, जिससे उपास्थि जो है वो कठोर हो जाती है। फिर उपास्थि के जो बाहरी लेयर होता है जिसको कहा जाता है पेरिकॉन्ड्रियम, ये क्या है, बाहरी स्तर होता है उपास्थि का, ये क्या करने लगते हैं, ओसिन प्रोटीन का सिक्रेशन करने लगते हैं। फिर ये जो पेरिकॉन्ड्रियम होता है वो बाहर से अंदर की ओर धंसने लगते हैं, जिससे बाहर की जो रक्तवाहिनियाँ होती हैं वो उस उपास्थि में प्रवेश कर जाती हैं और वहाँ पर बोन मैरो का निर्माण होने लगता है। इस तरीके से बोन मैरो जो है वो एक अस्थि में ही पाई जाती है। तो पूरी तरीक़ा से फिर जब वहाँ पर मज्जा गुहा बन जाता है, वहाँ पर बोन मैरो का निर्माण होने लगता है, ब्लड का निर्माण होने लगता है, तो उपास्थि किस में बदल जाती है, अस्थि। फिर उसको हम क्या बोलते हैं, अस्थि कहा जाता है। तो इस प्रकार से जो अस्थियां होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। इसके बाद है अस्थियों के कार्य। अस्थि और उपास्थि दोनों के कार्य भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर अस्थि का कार्य है कि सर्वप्रथम ये क्या करता है, शरीर को एक आधार प्रदान करता है, एक ढांचे के रूप में शरीर को बनाए रखने में या सीधा खड़ा करने में मदद करता है। अस्थियां जो है वो WBC और RBC का निर्माण भी करते हैं। इसके अलावा ये जो है वो कई पदार्थों का स्त्राव करते हैं, है ना। यहाँ पर एक चीज़ और है कि ये जो अस्थियों के जो प्रकार हैं, तो जो कलाजात अस्थियां होती हैं वो कौन कौन से अस्थियों को कलाजात के अंतर्गत रखा जाता है उसको देख लेते हैं एक बार। जो मेम्ब्रेनस बोन होते हैं वो हमारे शरीर में जो हमारी खोपड़ी की हड्डी होती है ना,
खोपड़ी की हड्डियां हैं, तो हमारी खोपड़ी बहुत सारी हड्डियों से मिलकर बनी होती हैं। वो सभी हड्डियां जो है वो मेम्ब्रेनस हड्डियों का ही प्रकार होता है, ये झिल्लियों से मिलकर बनी होती हैं। उसी प्रकार जो कार्टिलेज बोन होता है, तो ऐसे कौन से हमारे शरीर का बोन है, हमारे शरीर में जितने भी लंबी हड्डियां पाई जाती हैं, है ना, जैसे कि हमारा जो कशेरुकी दंड है और जो हमारे पैरों की हड्डियां होती हैं, हाथों की हड्डियां होती हैं, ये सभी क्या होती हैं, लंबी होती हैं। तो इसका एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एग्जाम्पल में कशेरुकी दंड, जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं वो कार्टिलेज बोन से, कार्टिलेज का ही वो क्या है, एक भाग होता है। और जो पैरों की हड्डियां होती हैं, पैरों की हड्डियां, हाथ की हड्डियां, जितने भी लंबी हड्डियां हमारे शरीर में, वो सभी क्या है, कार्टिलेज बोन के उदाहरण होते हैं। तो इस तरीके से था ये अस्थि उपास्थि, है ना। अब हम आगे देखेंगे अस्थि और उपास्थि के अंतर।